फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चरावली ई पाठशाला में। दोस्तों, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है अकबर। जहाँ से हमने कल की क्लास ख़त्म की थी वहीं से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल आपको समझाया था ये वाला स्ट्रक्चर, उम्मीद है कल आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम अपनी क्लास भी यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर के सैन्य अभियानों के बारे में, या आप बोल सकते हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली कहाँ, आगरा कहाँ, गुजरात का इंपॉर्टेंस की थी, गुजरात को क्यों वो जीतना चाहता था, उसके बाद मेवाड़ को क्यों वो जीतना चाहता था, या ये सब को जीतने की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अकबर के सैन्य अभियान के बारे में। एक एक करके हम क्रमबद्ध पढ़ेंगे उनको। सबसे पहले अकबर ने अपना विजय अभियान स्टार्ट किया मालवा के साथ। अब मालवा को सुन के ये मत कहना ये मालवा कहाँ से आएगा। मालवा ये वही मालवा है जो हमने पहले भी पढ़ा था स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में भी, कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में था, और दो नदियों के बीच में होने के कारण इसका सामाजिक या बोल सकते हैं इसका आर्थिक महत्व अति इम्पोर्टेंट था। इसीलिए इसने सबसे पहले मालवा को चुना। तो और ये वही मालवा जिसकी राजधानी मांडू हुआ करती थी। उस समय इस मालवा के शासक थे बाज बहादुर और उनकी पत्नी थी रूपमती। तो इस मालवा पर जब उस समय अटैक किया तो उस समय अकबर का सेनापति था अदम खां। अदम खां वही महामनगा का पुत्र, और ये वही समय है 1561 जिस समय दिल्ली पे बोल सकते हैं यानी कि पेटीकोट शासन था, यानी कि माहम अनगा के पूरा चंगुल में था मामला, क्योंकि बैरम खां को भगा दिया था हमने 1560 में। तो और उस अपने पुत्र को बनवा दिया इसने सेनापति। तो उसी से पुत्र को सेनापति बना के अकबर ने मालवा अभियान पर भेजा, और उसने बाज बहादुर को भागने पे वहां से मजबूर कर दिया। और ये भाग के कहाँ गया मालवा का शासक, ये भाग के गया चित्तौड़ के शासक राणा उदय सिंह के पास। और जैसे ही इसकी पत्नी को पता लगा रूपमती को कि मेरा पति तो भाग गए थे, तो इन्होंने वहां पे कर ली थी आत्महत्या। इनके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मालवा एक मतलब रूपमती कहाँ की रानी थी जिन्होंने आत्महत्या की थी, तो वो कहाँ की थी, मालवा की। ठीक है, इस तरह से मालवा इनके अधिकार में आ गया। 1561 के बाद मालवा के बाद इन्होंने विजय अभियान जारी रखा चुनार में। चुनार इधर यूपी में पड़ता है। और उसके बाद आपने ये आमेर या जयपुर वाला तो सीन देख ही लिया था पिछली क्लास में, जब अकबर जा रहा था कहाँ पे, अजमेर, तो बीच में ही आमेर के शासक बहारमल ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, अपनी बेटी की शादी करा दी। उसकी कहानी को हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, तो यहाँ इसलिए मैंने उसके बारे में ज़्यादा कहीं लिखा नहीं है कुछ। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से देखना चाहते हैं तो कल की क्लास को दोबारा ध्यान से देख लेना। तो अब तो ये इधर मालवा आ गया चंगुल में, चुनार आ गया, और इधर आमेर भी आ गया। अब आमेर को आने के बाद जैसे ही मेड़ता के शासक को ये पता चला कि बहारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली है, तो मेड़ता के शासक जयमल ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। हालांकि जो मेड़ता था ये मेवाड़ के अधिकार में आता था, लेकिन जब उसको ये पता लगा कि ये आमेर के शासक बहारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली, तो क्या पता मेरा भी साथ ही कुछ गुनाह ना हो जाए, तो भलाई इसी में है कि इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो 1562 में मेड़ता ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। 1562 के बाद 1564 आया, तो 1564 आते आते गोंडवाना के शासक थे वीर नारायण, और उस समय उनकी जो संरक्षिका थी वो थी उनकी माता रानी दुर्गावती। बहुत पूछा गया है माता रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी, तो वो गोंडवाना। देखो ये याद रखना, रूपमती मालवा की और महारानी दुर्गावती गोंडवाना की। ठीक है, इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको पहले से ही बताता चल रहा हूँ। मालवा इंपॉर्टेंट है आपका, आमेर इंपॉर्टेंट है आपका, गोंडवाना इंपॉर्टेंट है अब तक जितना हमने पढ़ लिया उसमें से। तो उस समय अकबर हर जगह लड़ाई लड़ने खुद नहीं जाता था, अपने सेनापतियों को भेजता था। तो अब उस समय सेनापति उसका आसफ खां, उस आसफ खां को उसने अभियान में भेजा, और उसने इस वीर नारायण को मार दिया। और जैसे ही उसको पता लगा माता रानी दुर्गावती को कि मेरा पुत्र लड़ाई में मारा गया है, तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। ये भी पूछ लिया जाता है कि रानी दुर्गावती थी वो किस वंश से संबंधित थी, तो वो महुआ के चंदेल वंश से संबंध रखती थी। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा फोकस रखना, महारानी दुर्गावती के बारे में, ऊपर रूपमती के बारे में। और ये तो कहाँ की थी, गोंडवाना की, और रूपमती कहाँ की थी, मालवा की। अब इतनी सारी चीज़ों को जीतने के बाद 1567 आते आते जब तक अकबर भी काफ़ी वयस्क हो गया था, 14 और 10, 24, 25, 26 साल का हो गया था, तो ये भी पूरा अपने आ गया था रंग में। तो उसने सोचा अब तो चित्तौड़ को घेरो, क्योंकि अगर चित्तौड़ हमारे कब्जे में आ गया तो बाकी जितने छोटे मोटे बचे हैं वो सब अपना हैंड ओवर कर जाएंगे, अपने साथ सीधे हाथ खड़े कर देंगे। तो इन्होंने
1567 और 68 के बीच में चित्तौड़ को अधिकार करने का सोचा। इस चित्तौड़ को पहले बता चुका हूँ। चित्तौड़ पे इनकी निगाह क्यों थी? एक तो उनका आर्थिक कारण था, क्योंकि यातायात गुजरात और दिल्ली के बीच में आता है, वो पिछले क्लास में मैंने डायग्राम से भी आपको बता दिया था। दूसरा राजनीतिक कारण यह था कि संपूर्ण भारत के राजपूत राजा मेवाड़ को अपना सिरमौर मानते थे, यानी कि अगर ये चित्तौड़ कब्जे में आ गया तो बाकी जितने छोटे मोटे वो अपने आप हाथ खड़े कर देंगे, हमारे नीचे आ जाएंगे। तो ये दो मेन कारण थे चित्तौड़ को जीतने के लिए। और उस समय चित्तौड़ के जो शासक थे वो थे राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह। ये वही राणा उदय सिंह है जो महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। और उनकी जो राजधानी थी वो चित्तौड़ थी। मेवाड़ उनका शासक क्षेत्र था। और मैं आप पहले ही बताया था आपको, बाज बहादुर वो मालवा का शासक था जिसकी पत्नी रूपमती थी। वो भाग के कहाँ पे आया था? वो भाग के यहीं पर, उसको पता था अगर मुझे कोई मुगलों से बचा सकता है तो वो चित्तौड़ का शासक ही बचा सकता है। ठीक है, तो इससे पहले, इस चित्तौड़ को घेरने से पहले तक थोड़ा सा दिल्ली और चित्तौड़ के बीच में थोड़ा सा एक हल्का सा एक ट्विस्ट आया था, एक बोल सकते हैं एक संधि का। उस समय था रानी कर्णावती के समय, जब उन्होंने, रानी कर्णावती कौन थी? राणा उदय सिंह की माताजी थी, या राणा सांगा की पत्नी थी, जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, अपना भाई बनाया था। वो थोड़ा सा अच्छा का संबंध था, लेकिन हुमायूं पहुंचा नहीं। रानी कर्णावती ने अपने आत्म वो कर ली थी, उसमें जौहर कर लिया था। वो चलो कहानी अलग है। तो इस तरह से अकबर ने अपना घेरा बनाया चित्तौड़ के लिए और अपनी सेना लेके चल दिया चित्तौड़ की तरफ। और ये जो आप देख सकते हो चित्तौड़ का किला, और इस चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से अपने सैनिकों से इसने घिरवा दिया, पूरी किले की घेराबंदी कर ली। लेकिन चित्तौड़ का किला आप देखोगे तो बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है। अकबर की सेना वहाँ पे आती, गोला बारूद करती। ये गोला बारूद के उसने पूरे अड्डे ये जो देख रहे हो ना, सैनिक नहीं, ये गोला बारूद के पूरे अड्डे थे। एक पूरे किले को चारों तरफ से इसने घेर लिया था, लेकिन उसकी पार नहीं पड़ रही थी वहाँ पर। ऊपर से राणा उदय सिंह के जो थे सेनाबाना, सब इनको मारते पीटते बुरी तरह। इनको 3-4 महीने तक इनको भारी नुकसान हुआ था वहाँ पर अकबर का। डेली अकबर के 200 सैनिक तकरीबन मारे जा रहे थे। तो जब ये डेली काम हो रहा था तो काफ़ी परेशान होने के बाद, तो अकबर तो दिल्ली का शासक था, उसके पास तो अथाह ये सब गोला बारूद टाइप का चीज़ें थी। तो उसने पूरे किले को गोले बारूदों से गिरवा दिया। जब अंदर ये लगा कि अब भीतर रहना सुरक्षित नहीं है, तो 2 लोग थे जो राणा उदय सिंह के सेनापति थे, जयमल और फत्ता। बेहद ही प्रतापी और कहें तो बेहद ही लड़ने वाले लोग, एकदम जो सच्चे राजपूत, जो राजपूत शब्द आते हैं आपके दिमाग में चीज़ आती हैं, वो ये जयमल और फत्ता दोनों व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ी बर्बरता के साथ युद्ध लड़ा। उदय सिंह को तो बोला तो आप ठीक है, आप यहाँ से बच के चले जाइए, आप हमारे राणा हैं, आप जिंदा रहेंगे तो हमारा शासन भी मतलब जिंदा रहेगा, लेकिन आप ये अगर कुछ हो गया तो फिर हम आगे हमारी दिक्कत आ जाएंगी। तो राणा उदय सिंह तो उन्होंने वहाँ से किले से निकाल के अरावल की पहाड़ियों में भेज दिया और वहाँ का पूरा दायित्व ले लिया इन दोनों जयमल और फत्ता ने। बड़ी बर्बरता के साथ लड़ाई लड़ी, अकबर की सेना को पूरा तहस नहस कर दिया था। लेकिन अकबर की सेना इतनी विशाल मात्रा में थी, दोनों बेचारों की पार नहीं पड़ पाई। और ये इस तरह लड़ते थे कि बताते हैं कि एक के ऊपर एक बैठ जाता था और ऐसे लगता था सामने वाले को कि ये एक व्यक्ति नहीं, इसके 5-6 व्यक्ति हैं। 2 आदमी 7-7, 8-8 आदमियों के बराबर ताकत रखते थे। हालांकि उस बड़ी भयानक लड़ाई के बाद जयमल और फत्ता को वीरगति हुई, लेकिन उस जयमल और फत्ता की वीरता से अकबर इतना प्रसन्न हुआ था कि अकबर ने इन दोनों जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो आगरा के किले में लगवाई थी। आप सोच सकते हो कि जयमल फत्ता ने किस तरह लड़ाई लड़ी होगी। हालांकि चित्तौड़ का किला अकबर के कब्जे में यहाँ से आ चुका था। अब 1568 में जैसे ही चित्तौड़ कब्जे में आया तो अगला जो वार था वो रणथंभौर था। तो रणथंभौर के शासक में क्या औकात थी कि वो अकबर के साथ लड़ाई लड़ ले। जब चित्तौड़ की पार नहीं पड़ी तो रणथंभौर कहाँ की, रणथंभौर यानी कि बूंदी के राजपूत हुआ करते थे। बूंदी राजस्थान में पड़ती है। तो बूंदी के शासक सुजन राय ने अकबर से संधि कर ली, ठीक है साहब, हम आपके जो आप बोलोगे अपना माल धाम ताम झाम जो लेके जाना है यहाँ से जाओ, हम कोई आपसे टैक्स वैक्स वसूल नहीं करेंगे। रणथंभौर के बाद अगला वार था कालिंजर का। कालिंजर यूपी में बांदा के पास, और यहाँ के रीवा के राजा थे राजा रामचंद्र। जैसे ही रीवा के राजा रामचंद्र को पता लगा कि
चित्तौड़ और रणथंभौर के शासकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो इन्होंने भी कहा ठीक है साहब, हम भी आपसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमारे पास एक बहुत ही बेहद नायाब हीरा है तानसेन के रूप में, जो आपकी बहुत ही मनोरंजन कराया करेगा। बहुत व्यक्ति प्रसिद्ध, बहुत विद्वान व्यक्ति है। तो ये तानसेन जो थे अकबर के नवरत्नों में जो शामिल होते हैं बाद में, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तानसेन अकबर के पास कहाँ से आए थे, या अकबर के उसमें दरबार में आने से पहले तानसेन किसके दरबारी कवि थे। तो वो राजा रामचंद्र के दरबारी कवि थे। और राजा रामचंद्र कहाँ के शासक थे, बांदा के। ठीक है, तो ये राजा रामचंद्र ने अकबर से साथ संधि कर ली और तानसेन को अकबर को सौंप दिया। 69 के बाद आता है 70। तो 1570 में, अब मैंने आपको बताया मारवाड़। अब आपको मारवाड़ अजीब सा नहीं लगना चाहिए कि मारवाड़, मेवाड़ और मालवा वालवा ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं जब प्रांत, तभी तो मैंने बोला था कि ये सब नाम बार बार आएंगे, आपको परेशान करेंगे अगर आप उनको वहाँ नहीं पढ़ोगे। तो मारवाड़ क्या सा क्षेत्र था, मारवाड़ शब्द आती है आपके दिमाग में आना चाहिए कि जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, रावजोधा। तो रावजोधा और राव जो थे बीका, तो सेम वही कहानी, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर इस मारवाड़ के क्षेत्र में आते थे। तो अकबर ने नागौर की यात्रा के समय, अकबर जब नागौर गया था तो उन्हीं यात्रा के समय इन तीनों ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया कि हम भी ठीक है साहब, आपके साथ पूरी तरह से आपके साथ हैं, आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप अपना माल लाइए गुजरात से, अपनी हज यात्रियों को भेजिए, चाहे कुछ भी करिए, हमारे बीच में आपका कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, हम पूरी तरह से आपके समर्थन में हैं। अब इधर मारवाड़ कब्जे में आ गया, मेवाड़ कब्जे में आ गया, रणथंभौर कब्जे में आ गया। तो उसके साथ उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को भी छोड़ के बाकी पूरे राजस्थान ने 1570 तक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी कि अगर आप इस डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करें तो हमने कहानी स्टार्ट की थी उधर मालवा से 1561 में। उसके बाद फिर ये तो था, क्या नाम है उसका, आमेर 1562। उसके बाद रणथंभौर 69 और 68 में मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, ये सब पे किसका शासन हो चुका था, अकबर का। अब इन सब के बाद अल्टीमेट गोल क्या था अकबर का, ये तो बीच की कड़ियाँ थी ना कि इनको बीच में से जीतना है, यानी कि अल्टीमेट गोल तो उसका गुजरात था। तो अगला बार कहाँ पे होगा, गुजरात पे होगा। तो इन सबको जीतने के बाद जैसे ही सब राजस्थान उसके कब्जे में आया, तो राजस्थान कब्जे में होने के बाद सबसे उसने और टारगेट किया गुजरात की तरफ, और गुजरात को कूच किया उसने 1572 में। 1572 में इसने गुजरात को जीत लिया, और जीतने के बाद अपना वहाँ पे एक बोल सकते हैं कठपुतली बना के बिठा के आ गया। खान आजम जो इसका कठपुतली इसको बना के आया था गुजरात में, 1 साल बाद ही उसको वहाँ के अमीरों सरदारों ने उसके गुजरात के पूरे क्षेत्र को घेर लिया। अब अकबर को लगा कि जो मेरा कठपुतली शासक है वो घिर गया, तो जो मेरा अल्टीमेट गोल था गुजरात जीतना, तो वो तो उसका कोई फल निकलेगा नहीं अगर ये पूरी तरह से इस पर जो वहाँ के अमीर और शासक, अमीर और जो सरदार हैं अगर इस पर हावी हो गए थे। तो जब ये खबर अकबर को पता चली, अकबर उस समय फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी बना चुका था। फतेहपुर सीकरी से अहमदाबाद पड़ता है लगभग 450 मील। और अकबर को जैसे ही ये मालूम पड़ता है कि वहाँ पे गुजरात में हमारे कठपुतली शासक को घेर लिया गया है, तो अकबर ने तुरंत कूच करने का आदेश दिया अपनी सेना को, और बताते हैं कि 9 दिन में फतेहपुर सीकरी से अहमदाबाद 450 मील की दूरी अकबर की सेना ने 9 दिन में कंप्लीट की थी। और इसको अकॉर्डिंग टू जो स्मिथ जो लेखक हैं, उन्होंने इसको अपने समय बताते हैं पूरे मुगल काल का सबसे ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण उन्होंने बताया कि इतने 9 दिन में 450 मील का, 450 मील अगर आप किलोमीटर जानना चाहते हैं तो आप 450 × 1.85 कर दीजिए, आपको किलोमीटर निकल के आ जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला ये भी है मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करने का, कि जितना मील है उसका दूना कीजिए, यानी 450 से दूना करेंगे तो आएगा आपका 900, और 900 में से माइनस कीजिए 900 का 10%, 900 का 10% कितना, 90, यानी कि 900 में से माइनस करेंगे 90 तो आता है आपका 810 किलोमीटर। तो 450 मील में कितना किलोमीटर हुआ, 810। ये मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करने का छोटा सा फॉर्मूला, जितना भी मील है उसका दूना कीजिए, और दूना जो रिजल्ट आता है उसका 10% उस रिजल्ट में से घटा दीजिए, आपका किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी गुजरात विजय यानी को फतेह करने के बाद अकबर ने जिस दरवाजे का निर्माण कराया था उसका नाम था बुलंद दरवाजा। और इस जो अकबर का जो गुजरात अभियान था उसका जो सेनापति की पूरी बागडोर थी वो किसके हाथ में थी, खान खाना।
अब्दुल रहीम के हाथ में, सॉरी अब्दुल रहीम के हाथ में थी। और इसी अब्दुल रहीम को गुजरात विजय के बाद अकबर इतना खुश हुए अब्दुल रहीम से कि गुजरात का फतेह हो गई है, तो आपको आज से हम उपाधि देते हैं खानों की, यानी खानों में खान आप। ये वही अब्दुल रहीम है जो बैरम खां का पुत्र था। यानी कि अब इस तरह अकबर का ये गोल हुआ कंप्लीट, ये सारे राज कब्जे में आ गए जो उसका गोल था, और ये भी गुजरात भी कब्जे में आ गया जो इसका अल्टीमेट गोल था। यानी कि ये पूरी जो बेल्ट उसने अपना डायग्राम बनाया था, ये चित्र उसका हो गया कंप्लीट। अब बारी थी अकबर को दिल्ली और आगरा से पूर्व में देखने की। पूर्व यानी कि इधर बिहार, उड़ीसा और बंगाल की तरफ अब अकबर की नजर लगती है। लेकिन साथ ही साथ मेवाड़ तो जीत लिया था, लेकिन मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप अभी जिंदा थे, उनके भीतर अभी आग धधक रही थी। अकबर ने तो इधर अपना फोकस कर दिया खत्म, अब ये सब आगे हमारे कब्जे में। अब उसने अपना निगाह अपनाई आगे की तरफ, यानी गुजरात जैसे जीतता है तो अब ये कहानी होगी उसकी बेल्ट पूरी कंप्लीट। अब उसकी जो उसने फोकस कर लिया अपना ईस्ट की तरफ। इसी कड़ी में उसने बिहार और बंगाल को भी कब्जा पा लिया 1574-76 आते आते। यानी कि अकबर दिल्ली में बैठ के, इधर देखो आप दिल्ली से लेकर गुजरात तक, और इधर अगर पूर्व में देखो तो उसका शासन हो गया बिहार और बंगाल तक। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, उधर अकबर तो इधर इस बेल्ट को छोड़ चुका था, लेकिन इधर महाराणा प्रताप जो सिसोदिया वंश के थे, सिसोदिया वंश के बारे में आपको कहानी उस समय बता चुका हूँ मैं जिस समय हम मेवाड़ के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। जो महाराणा प्रताप के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन निकलते हैं, वो एक तो महाराणा प्रताप किस वंश से संबंध रखते थे, तो वो सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। ये बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका, और इनके घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, आप सभी जानते होंगे। लेकिन आप में से 10% ही लोग ये जानते होंगे कि महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ना 1576 में, 18 जून 1576, लोग बोलते हैं कि महाराणा प्रताप की हार हुई और अकबर की जीत हुई। तो मैं आपको एक चीज़ अगर ये बोलूँ ना कि अकबर के हाथ में इस हल्दी घाटी के युद्ध के बाद इस राम प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं लगा था। यानी कि इस हल्दी घाटी युद्ध के बाद केवल और केवल राम प्रसाद नामक हाथी ही था जिसको अकबर जीत पाया था, जिसको अकबर अपने यहाँ ले जा पाया था। और इस हाथी की भी महानता देखिए, अकबर इसको जब अपने यहाँ ले गया दिल्ली में, इसने मनाने के लिए, हाथी को अपने कब्जे में लेने के लिए इतना प्रयास किया, लेकिन हाथी इतना भक्त था महाराणा प्रताप का कि दिल्ली में जाने के बाद इसने कुछ भी नहीं खाया और 12 दिन बाद अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन अकबर की उसने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बताते हैं उसमें महाराणा प्रताप का खुद का वजन था 150 किलो, जो उनका भाला था उसका वजन था 81 किलो, कवच 72 किलो के, और जो ढाल और तलवार थी वो 55 किलो के। आज के इंसान से इनमें से एक भी चीज उठेगी नहीं, उसे लड़ना तो छोड़ दो। इस हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जब अकबर को पता लगा कि महाराणा प्रताप ने हमारी सेना पर, क्योंकि महाराणा प्रताप ने ना अकबर की नाक में दम कर दिया था 1576। इधर वो तो इधर बिहार बंगाल में अपना फोकस कर रहा था, इधर महाराणा प्रताप इधर कभी इसको मार, कभी उसको मार, कभी इसको कब्जे में कर, कभी उसके सूबेदार को अटैक कर। तो अकबर ना फुल नाक तक भर चुका था महाराणा प्रताप से। तो उसने उनको मनाने का भी प्रयास किया था, और बोलते ना कि अपने ही अपनों को मारते हैं, तो उसको पता था मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा। अकबर एक्चुअली महाराणा प्रताप से डरता था। वो छोटा सा बौना कद का 4-5 फीट का आदमी, इधर महाराणा प्रताप 150 किलो खुद का वजन, 7 फुट का जवान और पूरा हेल्दी। तो बताते हैं कि अकबर ने कभी सामना ही नहीं किया महाराणा प्रताप का। खुद जब उसको पता लगा कि महाराणा प्रताप को मेरा नहीं चलेगा बस, तो उसने भेजा था मान सिंह को। मान सिंह कौन? वही मान सिंह जो आमेर के शासक बहारमल का नाती था। अकबर की सेना को महाराणा प्रताप बुरी तरह गाजर मूली की तरह काट रहे थे हल्दी घाटी के युद्ध में। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि महाराणा प्रताप जो चेतक घोड़े पे बैठे थे, और चेतक महाराणा प्रताप की मतलब एकदम बोलते ना इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था कि महाराणा प्रताप जो कहें वो काम करते थे। तो चेतक इतना मतलब जो उस लड़ाई में, उस युद्ध में महाराणा प्रताप ने इतनी चतुराई की थी, क्योंकि वहां पे हाथियों का जो आगे जो सामने सेनापति होते थे वो हाथी में बैठ के आते थे। तो महाराणा प्रताप ने अपने चेतक घोड़े के सामने हाथी की सूंड लगा दी थी, क्योंकि सामने वाला हाथी कंफ्यूज हो जाए कि ये घोड़ा है कि हाथी है। और चेतक इतना फुर्तीला था कि वो एक पल भर में ही हाथी के ऊपर चढ़ जाता था। तो मान सिंह जो ऊपर बैठा था हाथी के ऊपर,
और चेतक हाथी के ऊपर एकदम दो पैर टांग करके ऊपर तक चढ़ गया। और महाराणा प्रताप ने जब उस अपनी तलवार से जब वार किया मानसिंह के ऊपर, तो मानसिंह पूरा, जो आप देखते हो ना कोई मूवियों में हाथी के ऊपर एक बनी रहती है एक कोठरी टाइप की, उस कोठरी में मानसिंह बिल्कुल नीचे सो गया एकदम जमीन में। लेकिन हुआ ये कि जब महाराणा प्रताप, अब एक ये घोड़ा और हाथी में एक वो होता है एकदम एक छड़बड़ की चीज होती है, एक बार चढ़ा महाराणा प्रताप ने अटैक किया, वो नीचे सो गया, यानी कि महाराणा प्रताप का वार खाली चला गया। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि जो हाथी के मुंह में ना जितने भी शासक होते थे तलवार एकदम बांध देते थे, तो उस हाथी की सूंड में जो तलवार बनी हुई थी उस तलवार से इस चेतक घोड़े का पैर कट गया। और जैसे ही चेतक घोड़े का पैर कटा, यानी घोड़ा जब लगड़ाने लगा, तो मानसिंह के जो महाराणा प्रताप के एक के साथ ही थे झाला राणा मानसिंह, ये दूसरा मानसिंह है, ये इस मानसिंह से कोई संबंध नहीं, ये तो अकबर का सेनापति है। ये थे झाला राणा मानसिंह जो उसके महाराणा प्रताप के साथ थे। जब उनका घोड़ा महाराणा प्रताप का जब लड़खड़ाने लगा, तो झाला मानसिंह ने क्या किया, अगर ये घोड़ा लड़खड़ाएगा तो अब महाराणा प्रताप को ये लोग घेर लेंगे। तो महाराणा प्रताप का मुकुट लिया, अपने सर पर रखा और महाराणा प्रताप को बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर आप जिंदा रहोगे तो हम लड़ाई को जारी रखेंगे। तो जब झाला राणा मानसिंह ने महाराणा प्रताप का मुकुट अपने सर पर रख लिया और महाराणा प्रताप निकल गए, और चेतक घोड़े को लेकर, चेतक घोड़ा लंगड़ा रहा था, तो कुछ सैनिक उनके पीछे लग गए। लेकिन बीच में जब आगे चल के देखा कि आगे 10 फीट की एक खाई थी, पीछे सैनिक एकदम स्वतंत्र, अब तो क्या, अब तो महाराणा प्रताप हमारे कब्जे में आ गए। अब लेकिन चेतक को जो महाराणा प्रताप ने बोला कि आज तू मेरा इसको जान बचा दे, तो चेतक उस 10 फीट की खाई को पूरा एक बार में फलांग गया, और फलांगते ही उधर जाके उसका अपने प्राण त्याग दिए। इधर झाला राणा मानसिंह को इन सब लोगों ने घेर लिया और घेर के वहां पे मार दिया। इस तरह से झाला राणा मानसिंह की वहीं पे मौत हो गई थी। और इस हाथी राम प्रसाद को ये वहां से लोग ले गए थे, जीत कुछ नहीं पाए थे। अकबर तो यहाँ पे आया था, अकबर तो पहले वहां से लेके भाग लिया था। तभी से महाराणा प्रताप ने सौगंध खाई थी कि मैं आज के बाद जंगल में ही रहूंगा, जंगल की रोटी खाऊंगा, घास की रोटियां खाऊंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, कभी भी अपना राजमहल नहीं जाऊंगा। आपने देखा राणा कुंभा के कितने महल थे, चाहते तो किसी भी महल में जाके आराम से रुक सकते, लेकिन नहीं गए कभी किसी महल में। एक प्रश्न और पूछा जाता है महाराणा प्रताप के बारे में कि महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाला मुस्लिम शासक मुस्लिम कौन था, तो वो थे सरदार हकीम खान। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अभी 4-5 लड़ाइयाँ और रह गई हैं, उस लड़ाइयों के बाद फिर हम अकबर की मृत्यु करवा देंगे 1605 में। मृत्यु कराने के बाद फिर हम दोबारा से अकबर के, ये तो हो गए अकबर की लड़ाइयों का अभियान था, फिर हम अकबर के स्टार्ट करेंगे अकबर के द्वारा किए गए काम, जो जैसे कि कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, इबादत खाना, दीन इलाही धर्म, ये सब चीज़ों इसको ना हम क्रम से पढ़ेंगे। जैसे लड़ाई खत्म करेंगे, लड़ाई खत्म होंगी, खत्म होते होते लास्ट में इसके पुत्र सलीम का विद्रोह आएगा। सलीम के विद्रोह के बाद 1605 ईस्वी आएगा, वहाँ पर अकबर को हम मार देंगे। अकबर को मारने के बाद फिर दोबारा से हम 1560 में पहुँचेंगे, और फिर हमारी लड़ाई तो एकदम से हमने विजय अभियान तो हमने पढ़ लिया। अब विजय अभियान में कोई नजर नहीं डालेंगे क्लास में, सीधा देखेंगे अकबर के द्वारा किए गए कार्य, और उस तरह से हम कल 4-5 लड़ाइयाँ और प्लस अकबर के कार्यों को खत्म करके कल की क्लास में हम वो खत्म करेंगे। और फिर परसों हम पढ़ेंगे अकबर के नवरत्नों के बारे में। अब आप कुछ लोग पूछेंगे अकबर के 2 किले विले, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब कब पढ़ेंगे? इन सब को दोस्तों हम पढ़ेंगे जब हम औरंगजेब तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर सारों को हम, जैसे उस तरह हमने उधर पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक उसी प्रकार सारे जितने भी हैं मुगल काल के सारी इमारतें, सांस्कृतिक प्रथा जितने भी थे, उन सबको हम लास्ट में हम सब की क्लास अलग से अरेंज करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल अगली क्लास में। बाय बाय।